दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ईलानॉमिक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री ईला पटनायक। आज बात करेंगे पैसे की, राजस्व की, टैक्स रेवेन्यूज की, क्योंकि अभी हाल में ही जीडीपी का डेटा आया है और वो दिखा रहा है कि -23.9% जीडीपी रहा है। जितने भी अनुमान थे उससे भी कहीं ज्यादा खराब वो दिख रहा है। चिंता का विषय है, इससे बहुत चर्चा भी हो रही है। ईला जी, पहला सवाल यही कि जीडीपी की जो हालत है और जीडीपी जिन चीजों से बनता है वो सारे आंकड़े अब आएंगे एक एक करके। क्या स्थिति दिख रही है अर्थव्यवस्था की इस वक्त? देखिए, कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है कि इस साल उतना उत्पादन नहीं होगा जितना पिछले साल हुआ। ज्यादातर लोगों का यही अंदाजा है कि पहले क्वार्टर में, जबकि लॉकडाउन था, 8 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और तो पहला क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। उस क्वार्टर में तो तकरीबन शहरों में और काफी इंडस्ट्रीज में बहुत लॉकडाउन था। रूरल इंडिया फिर भी थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा था, पर बहुत जबरदस्त लॉकडाउन था, जिसकी वजह से काम हो ही नहीं सकता है। तो आप मतलब किसी को इस स्थिति में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो प्रोड्यूस करे। तो जो जीडीपी के नंबर्स आए वो करीब तकरीबन 1/4 कम था। प्रोडक्ट उत्पादन अप्रैल से जून 2020 में अगर हम उसको कंपेयर करते हैं 2019 से, 2019 से जब हम कंपेयर करते हैं तो 2020 का पहले क्वार्टर को, इन दो पहले क्वार्टर्स को, तो हम पिछले साल से करीबन 1/4 24%, 23.9% का नंबर आपने बताया, तो तकरीबन हम 1/4 इस वक्त इस साल कम उत्पादन कर पाए क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन था। अब ये आंकड़ा तो आया जीडीपी का, जिसका सबसे सीवियर जो लॉकडाउन था वो उसी पीरियड में था। उसके बाद से धीरे धीरे वापस से उत्पादन होने लगा, वापस से दुकानें खुलने लगी, इकोनॉमी में जान आने लगी धीरे धीरे, पर वो भी पूरी तरह से, वो तो आज भी पूरी तरह से नहीं आई है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो साल भर रहेगा और काफी लोगों का अंदाजा ये है, कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का और कई लोगों का अंदाजा ये है कि ये करीबन 5% उत्पादन इस साल पिछले साल से कम होगा। अगर हम उसको रियल टर्म्स में देखते हैं, मतलब एक्चुअल, सपोज मैं अगर नाप सकती होती कि अगर पिछली बार 100 कार बनी तो इस बार 95 बनी, 95 बनी, तो ये अंदाजा, रफली अंदाजा है। अभी तक इतनी अनसर्टेनिटी है, अभी तक कोरोना कई बार दोबारा फैल रहा है, दिल्ली में जैसे दोबारा फैल रहा है। और अब एक और चीज भी हुई है कि कोरोना छोटे शहरों में, गांव में भी पहुंच रहा है, तो इसका असली इम्पैक्ट कितने दिन तक चलता है और कितना, इसलिए अभी अनुमान पे ही आप आगे आकलन कर सकते हैं, कोई पुष्टि नहीं है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और 31 मार्च तक, जब तक ये साल खत्म होगा, तब तक वैक्सीन भी पूरी तरह नहीं आ पाएगा शायद, और अगर आ भी जाता है तो सबको तब तक वैक्सीन भी नहीं मिल पाएगा। तो ये साल तो आप सोचिए कि कोरोना की वजह से सारी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी ये साल तो इकोनॉमी के लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा है, जिनमें ओवरऑल में पिछले साल के कंपेयर टू कम उत्पादन हो। और सरकार के जो टैक्स रेवेन्यूज के आंकड़े हैं, जो कर राजस्व है, वो भी दिखा रहा है कि वो नीचे की तरफ लुढ़क रहे हैं और जो अनुमान था उससे बहुत दूर हैं। बिल्कुल। तो जीएसटी का नंबर आया, अगस्त का जीएसटी का नंबर आया, वो पिछले साल के अगस्त के नंबर से 12% कम। तो पिछले साल अगस्त 2019 में जितना जीएसटी कलेक्ट किया, इस साल उससे 12% कम, करीब 86,000 करोड़ कलेक्ट हुआ है, वो उससे कम हुआ है। अब और भी जो नंबर्स आएंगे वो अंदाजा यही है कि जैसे जैसे और भी टैक्स कलेक्शन के नंबर, पिछली बार भी जो आए थे, तो अप्रैल से अब तक भी दिख रहा है कि जीएसटी टैक्स कलेक्शन में फॉल हुआ है, कस्टम्स कलेक्शन में फॉल हुआ है। जो नंबर्स मिल रहे हैं वो सब दिखा रहे हैं कि क्योंकि प्रोडक्शन, आपका उत्पादन कम है, आपका ट्रेड कम है,
तो आप कंजम्पशन कम है तो नेचुरली टैक्स कलेक्शन भी कम ही होगा। और ऐसे हालात में इनकम टैक्स भी कम लोग देंगे, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेशंस के जो टैक्स हैं जो होते हैं वो सब भी कम होंगे, तो जितना भी आप टैक्स फिगर्स हैं वो कम ही दिखेंगी। बिल्कुल। तो 5 तरह के टैक्स मेनली सरकार कलेक्ट करती है। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये है डायरेक्ट टैक्सेस, और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी है, कस्टम ड्यूटीज हैं, और जो ऑयल पर, पेट्रोलियम पर एक्साइज लगाती है वो है। तो ये मेजर जो टैक्स के सोर्सेस हैं, ये सारे ही टैक्स के सोर्सेस इस साल अफेक्ट होंगे। अब ये जो मेरा कॉलम है वो राजेश्वरी सेनगुप्ता है IGIDR में, उन्होंने और मैंने एक स्टडी की है अंदाजा लगाने के लिए कि एस्टिमेट है, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी होती है कि एस्टिमेट क्या होगा इस साल के टैक्स कलेक्शंस का। और हमारे हिसाब से ये एस्टिमेट पिछले साल से करीब 12-12.5% कम टैक्स कलेक्शन होगा इस साल। और ये जो एस्टिमेट आपने बनाया है वो इन्हीं सारे जो मदों में टैक्स आता है उसकी कमी के आधार पे आपने बनाया है कि कस्टम्स ड्यूटी और जो भी अर्निंग्स हैं गवर्नमेंट की वो इतनी कम होंगी। बिल्कुल। सो जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स 28% है टैक्स रेवेन्यू का। अब अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स से वो टैक्स देते हैं। हम अभी तक जो देखते हैं, लेटेस्ट जो भी डेटा मिला है कि करीब 20% टैक्स प्रॉफिट्स में कमी हुई है इस साल। आप सोचिए कि कंपनीज सामान बेच नहीं पा रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वेजेस पे कर रही हैं, दूसरी तरफ अगर कुछ किराए पे लिया हुआ है तो वो किराया पे कर रहे हैं। बीच में सप्लाई भी बाधित हुई उनकी, तो उनको माल भी नहीं मिल रहा जिससे वो उत्पादन कर पाए। बहुत बात चीजें अटकी हुई हैं। अब मॉरिटोरियम हट जाएगा, उनके और इंटरेस्ट भी उनको पे करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उनका टैक्स प्रॉफिट्स कम हुए, तो करीब 20% प्रॉफिट्स कम हुए। तो हमने इस तरह से ग्राउंड अप एक सोर्स को देख के कि इसका क्या अंदाजा बनता है कि कितना टैक्स कलेक्ट हो सकता है इस साल, हमने वो एस्टिमेट किया। और एस्टिमेशन के पीछे आपका लॉजिक क्या, मतलब क्यों आपने ये एस्टिमेशन किया? क्या ये देखने के लिए कि किस तरह की अर्थव्यवस्था रहेगी इस पूरे साल, अगले बजट तक? देखिए, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमको और स्पेंड करना चाहिए। अगर देखा जाए तो पिछला जो फरवरी में बजट पेश हुआ उसमें 30 लाख करोड़ सरकार बोरो करने वाली थी फिस्कल डेफिसिट को भरने के लिए। डेफिसिट जो, क्योंकि काफी ऑप्टिमिस्टिक टैक्स कलेक्शंस थी उसमें, उसके बावजूद 30 लाख करोड़ बोरो करने वाली थी। फिर आत्मनिर्भर पैक कोरोना आया और आत्मनिर्भर पैकेज आया। उस पैकेज के साथ वो बोरोइंग और भी बढ़ गई, जितना भी था, चाहे कोई किसी का अंदाजा है 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, जितना एक्चुअल खर्चा होगा जो भी होगा, तो वो बोरोइंग और बढ़ गई। हमारा ये कहना था कि इससे पहले कि आप और बोरोइंग बढ़ाने की बात करें और खर्चा बढ़ाने की बात करें, ये जरूरी है कि हम 1 मिनट रुकें और देखें कि हमारे टैक्स जो आने थे, वो हमने जो टारगेट्स बनाने थे, उनको क्या हमें रिवाइज करने की जरूरत है क्या? क्योंकि अभी तक जो टैक्स नंबर्स आ रहे हैं उनसे तो यही दिखता है कि वो नंबर्स हमें नहीं मैच हो सकते हमारे टैक्स टारगेट्स के साथ। तो हमारा जो यूनियन बजट था उसमें अगर आपके नंबर्स वो आने ही नहीं वाले, तो क्या आपको आज जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए उस टारगेट को रिवाइज करने की जरूरत है क्या? और अगर आप उसको रिवाइज करते हैं, जैसे अंदाजा ये था कि पिछले साल के कंपेयर टू इस साल टैक्स 15% ज्यादा होगा। अगर हम ये देखते हैं उसके बदले टैक्स 12.5% कम होता है, जैसे हमारा एस्टिमेट है वो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू का है, शेयर सेंटर से शेयर किया जाता है तो उससे नेट टैक्स रेवेन्यू आता है, वो करीब 7.8% कम होगा। बट अगर हम ये देखते हैं कि वो एक्चुअली कम होगा, तो हमारी बोरोइंग तो वैसे ही बढ़ गई। तो इन अ वे वो अगर हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिस्कल स्टिमुलस के तौर पे रादर देन एडिशनल स्पेंडिंग तो के तौर पे एडिशनल बोरोइंग तो उसकी वजह से हो ही रही है।
इस समय ये जरूरी है कि हमने तो एज एक 2 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट किया है और ये मिनिस्ट्री की तरफ से आना चाहिए कि हम अपडेट करें हमारे बजट एस्टिमेट्स, हम अपडेट करें हमारे टैक्स रेवेन्यूज और उसके बाद हम बात करें कि हम कितना खर्चा और करें। क्योंकि हम बात अगर खर्चे की करें और हमारी जेब में पैसा ही नहीं हो तो कैसे होगा, तो ये आकलन फिर से करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आगे की नीति बनाने के लिए। तो हमने तो सिर्फ एक अपनी तरफ से एक अंदाजा प्रेजेंट किया है। सरकार के पास अपडेटेड नंबर्स होते हैं, सरकार के पास और इंफॉर्मेशन होती है जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, एक्सटर्नल इकोनॉमिस्ट के पास नहीं होती है, तो वो खुद ये आंकड़े लाएं, बेटर आंकड़े लाएं। इससे हम में जरूर गलतियां होंगी, उन गलतियों को सुधार करके सरकार एक वाइट पेपर प्रेजेंट करे या एक रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट प्रेजेंट करे। बजट की इस बार हमारा कोरोना की वजह से दोबारा हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारा क्या, जैसे बजट में आता है कि कितना खर्चा होगा, कितने टैक्सेस आएंगे, कितना एक्सपेंडिचर होगा। हम इस अंदाजे पे ना जाएं कि जो हमने फरवरी मार्च में सोचा था वो हो सकता है क्या। तो हमारा मेन पर्पस इस पेपर का ये दिखाना है कि वो आपका ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वो नहीं होगा जो आप सोच रहे थे, इसलिए आप स्पेंडिंग से पहले इसका स्टॉक टेकिंग करिए कि कितना, क्या सिचुएशन है, आगे कैसे जाने वाली है, और उसके बाद ही और खर्चे की या स्टिमुलस की और जरूर बात करिए अगर स्कोप है और बड़ा, और बोरोइंग अगर आपने करनी है, कहाँ से बोरोइंग करनी है, आप कर्जा लेते हैं, आप किससे लेंगे, वो सब बात करने के बाद आप आगे बढ़े। ये इसका मेन पर्पस ये था। आपको लगता है कि सरकार इस तरह का व्हाइट पेपर लाएगी या उसकी मंशा है? बिकॉज इस पे लगातार पॉलिटिक्स भी हो रही है, विपक्ष सवाल उठाता रहा है और ये भी कह रहा है कि कोविड बहाना है, अर्थव्यवस्था की हालत तो बहुत पहले से ही खराब थी, रोजगार नहीं था और उस तरह की बातें लगातार होती रही हैं और अब हालत और बिगड़ी है। तो क्या जो यथास्थिति है, जो यथार्थ है, उसको एक्नॉलेज करेगी सरकार और उस पर साफ गोई से अपनी डेटा लेके आएगी? क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार क्या करेगी या क्या नहीं करेगी वो तो आप भी उतना जानते हैं जितना मैं जानती हूँ। मेरी कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं है कि सरकार क्या करेगी। हाँ, जहां तक ये बात है कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो वो एज एन इकोनॉमिस्ट जो भी पब्लिक फाइनेंस पे काम करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में काफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में इस चीज पे हम काम करते हैं, वो एज एन इकोनॉमिस्ट हम जरूर कह सकते हैं कि इस चीज की जरूरत है। अब जैसे जैसे झगड़े बढ़ रहे हैं, आपने जीएसटी के ऊपर झगड़ा देखा, कॉम्पेंसेशन के ऊपर जो झगड़ा चल रहा है सेंटर और स्टेट का, अब और भी झगड़े बढ़ेंगे क्योंकि पैसा नहीं है और कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, सैलरीज हैं, बहुत सारे आप प्रोजेक्ट्स वगैरह जो टाल सकते हैं वो टालेंगे, पर बहुत कुछ कमिटेड एक्सपेंडिचर्स भी हैं दोनों सेंटर के भी और स्टेट्स के भी। तो अगर ऐसे झगड़े बढ़ते हैं और टैक्स रेवेन्यू कम होता है तो सरकार के अपने इंटरेस्ट में है कि वो खुल करके ट्रांसपेरेंटली जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको लाके लोगों के सामने डिस्कस करे, ताकि लोग समझें कि ये सिर्फ इसलिए कोई मना नहीं कर रहा है कि वो कोई अड़ियल है, वो इसलिए मना कर रहा है क्योंकि ये हालात, आज के ये हालात हैं, ये स्थिति है और इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं और इसलिए हम इन ऑप्शंस में से किन ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं। तो होपफुली सरकार की अपनी मजबूरियां और अपनी ऑप्टिमाइजेशन की वो क्या बेस्ट चीज है करने की, वही उनको इस रास्ते पे लाएगा कि ये ट्रांसपेरेंसी आएगी आगे। बहुत बहुत शुक्रिया इला जी। सरकार को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आगे की राह क्या होगी इससे जनता को अवगत कराना चाहिए और नीति भी उसी आधार पे बनानी चाहिए। इन सारी चर्चाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इलानॉमिक्स में अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सुनते रहें। नमस्कार।